हेलो एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इस नए लेक्चर में। आज की हिस्ट्री की क्लास में हम डिस्कस करेंगे दिल्ली सल्तनत और मेजर डायनेस्टीज विच बिलोंग्स टू द दिल्ली सल्तनत। इस क्लास में हम समझेंगे कैसे दिल्ली सल्तनत को बसाया गया, एस्टेब्लिश किया गया, कैसे स्लेव डायनेस्टी, मुमलुक डायनेस्टी और गुलाम डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत के ऊपर राज करना स्टार्ट करेंगी, उसके बाद कैसे खिलजीज ओवरथ्रू करेंगी गुलाम डायनेस्टीज को, देन तुगलक, सैयद और लोधी डायनेस्टी। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चंस पूछ ही लिए जाते हैं, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो। इस क्लास में हम मेजरली 5 डायनेस्टीज को कवर करेंगे दिल्ली सल्तनत की, इंक्लूडिंग स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद एंड लोधी डायनेस्टी। स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर दिल्ली सल्तनत की फर्स्ट डायनेस्टी, स्लेव डायनेस्टी के साथ। उससे पहले the image used in our deck are for educational purpose only. We respect the intellectual property rights of the original creators and honor of these images. If you are the owner of any of the image used in this deck and have any concern or issue, please contact us at sathi@iitk.ac.in and we shall remove the images. हमारी साइट डेक में इस्तेमाल की गई छवियां केवल शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए हैं। हम इन छवियों के मूल रचनाकारों और मालिकों के बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करते हैं। यदि आप इस डेक में इस्तेमाल की गई किसी भी छवि के मालिक हैं और आपको कोई चिंता या समस्या है तो कृपया हमें sathi@iitk.ac.in पर संपर्क करें और हम छवि को हटा देंगे। समझते हैं दिल्ली सल्तनत थी क्या, कैसे दिल्ली सल्तनत एस्टेब्लिश हुई। बेसिकली जब मैं दिल्ली सल्तनत की बात करूंगा तो दिल्ली सल्तनत का मतलब है इस्लामिक डायनेस्टीज का बेसिकली एक सीरीज। मेजरली 5 इस्लामिक डायनेस्टीज ने दिल्ली के ऊपर राज किया था, शासन किया था, रूल किया था, और उन 5 डायनेस्टीज को मिलाकर ही हम बोलते हैं दिल्ली सल्तनत। इसीलिए हमारा टॉपिक का नाम दिल्ली सल्तनत है, क्योंकि दिल्ली सल्तनत 5 इस्लामिक डायनेस्टीज की एक सीरीज है, तो जो मेजरली नदर्न पार्ट्स में रूल कर रही थी। आगे हम देखेंगे कैसे खिलजीज के टाइम पे दिल्ली सल्तनत साउथ दिल्ली, स्पेशली देवगिरी और दौलताबाद तक भी एक्सपेंड होगी, बट मेजर जो पार्ट था वो नॉर्थ इंडिया में रूल कर रहा था बिटवीन 13 टू 16 सेंचुरी। इसलिए हमें 5 डायनेस्टीज इसके अंदर कवर करनी है। दिल्ली सल्तनत सिग्निफिकेंट पीरियड रहा है इंडियन हिस्ट्री का। दिल्ली सल्तनत बेसिकली जाना जाता है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम पॉलिटिक्स डोमिनेंट इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट as well as some Turkish and Afghan dynasties which ruled over Delhi. दिल्ली सल्तनत इस्लामिक राजवंशों की एक श्रेणी है जो लगभग 13वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक स्पेशली दिल्ली और उत्तर भारत के बड़े हिस्से पर शासन कर रही थी। ये भारतीय इतिहास के लिए एक महत्वपूर्ण अवधि है। दिल्ली सल्तनत एक एकल राजवंश नहीं था, यहाँ पर तुर्कियों का भी शासन था, अफगानी राजवंशों का भी शासन रहा है। दिल्ली के अलावा दिल्ली के आसपास के रीजन्स भी दिल्ली सल्तनत का पार्ट हुआ करते थे। क्लियर? समझते हैं कैसे दिल्ली सल्तनत को एस्टेब्लिश किया गया। जैसे मैंने बताया, दिल्ली सल्तनत के ऊपर जो पहला वंश था जिसने शासन किया था वो था स्लेव डायनेस्टी और गुलाम डायनेस्टी या मुमलुक डायनेस्टी। होता क्या है, लास्ट सीरीज में हम लोगों ने पढ़ा था मोहम्मद गौरी के बारे में। लगभग 1206 एडी में मोहम्मद गौरी की डेथ होती है पंजाब थट्टा में, क्योंकि मोहम्मद गौरी का एक मेजर कमांडर था जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद भारत पर जितना भी मोहम्मद गौरी ने शासन किया था उस पर कुतुबुद्दीन ऐबक शासन करना स्टार्ट कर देता है, जो एक टर्किश स्लेव था, जो गुरीद एम्पायर जो अफगानिस्तान में चल रहा था उसके अंडर कमांडर था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ही एस्टेब्लिश करता है मुस्लिम रूल इन दिल्ली एंड ही आल्सो एस्टेब्लिश्ड दिल्ली सल्तनत इन दिल्ली और नियर बाय लोकेशन। क्लियर? दिल्ली सल्तनत को मेजरली चौहान और चहमान डायनेस्टी को ओवरथ्रू करके या चौहान डायनेस्टीज को कब्जा करके दिल्ली सल्तनत को स्टार्ट किया गया था। चौहान डायनेस्टी को मोहम्मद गौरी ने सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में 1192 में पृथ्वीराज चौहान थर्ड को हराकर कब्जा किया था।
तो सिंपली जैसे ही चौहान डायनेस्टी कमजोर पड़ती है, खत्म होती है आफ्टर सेकेंड बैटल ऑफ तराइन इन 1192, पृथ्वीराज चौहान थर्ड की डेथ के बाद दिल्ली पर कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन होता है, जो एक टर्किश स्लेव था, और वही भारत में दिल्ली सल्तनत और स्लेव डायनेस्टीज को स्टार्ट करता है। तो दिल्ली सल्तनत की नींव लगभग 13वीं शताब्दी के आसपास रखी गई थी। दिल्ली सल्तनत की नींव अफगानिस्तान में गोरी साम्राज्य के कमांडर कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में स्थापित की थी। बेसिकली दिल्ली सल्तनत को जब स्थापित किया गया था तो चौहान डायनेस्टी और चौहान राजवंश के पतन के बाद, खासकर 1192 में तराइन के दूसरे युद्ध के बाद दिल्ली सल्तनत को बसाया गया था। क्लियर? तो दिल्ली सल्तनत एस्टेब्लिश की गई थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। मेजरली हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था, पृथ्वीराज चौहान थर्ड जो चौहान डायनेस्टी के मेजर रूलर थे। मेजरली नदर इंडिया वाले रीजन पर चौहान डायनेस्टी का रूल था। जैसे ही मोहम्मद गोरी चौहान डायनेस्टी पे ओवरथ्रो करेगा, डायरेक्टली पूरा नदर इंडिया मोहम्मद गोरी के अंडर आ जाएगा, और यहीं से शुरुआत होगी दिल्ली सल्तनत की। क्लियर? दिल्ली सल्तनत की एस्टेब्लिशमेंट से पहले थोड़ा सा हम बैकग्राउंड समझेंगे। क्या थी गुरीद इन्वेजन, कैसे गुरीद वंश ने भारत पर कब्जा किया और कैसे दिल्ली सल्तनत को एस्टेब्लिश किया। बेसिकली जो गुरीद एम्पायर है वो प्रेजेंट डे अफगानिस्तान से बिलोंग करता है। गुरीद एम्पायर ने भारत के नॉर्थ वेस्ट इंडिया पर कब्जा करना स्टार्ट किया था, और ये इन्वेजन स्टार्ट किया था मोहम्मद गोरी ने लेट 12th सेंचुरी के आसपास। और इस इन्वेजन का, इस अटैक का मुख्य पर्पस, मेन पर्पस था एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम कंट्रोल ओवर इंडियन टेरिटरी एंड आल्सो चैलेंज द डोमिनेंस ऑफ हिंदू राजपूत किंगडम। सो गुरीद भारत में मोहम्मद गोरी ने स्टैब्लिश किया था गुरीद एम्पायर भारत के अंदर लगभग 12th सेंचुरी सी के आसपास। मेजर पर्पस मोहम्मद गोरी का भारत में अपने एम्पायर को एक्सपेंड करना था, या गुरीद एम्पायर को एक्सपेंड करना था अफगानिस्तान से भारत तक, और जो राजपूत किंगडम्स थे, जो भारत के हिंदू राजपूत रूलर थे, उनके प्रभाव को कम करना था। जैसा हम लोगों ने समझा है, दिल्ली सल्तनत को बसाया गया था सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के बाद, जो 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बीच हुई थी। सो हमें पता है बेसिकली 1192 में एक बहुत मेजर बैटल होती है बिटवीन मोहम्मद गोरी एंड पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बीच में। इस बैटल में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान थर्ड को हराते हैं और भारत के मेजर पार्ट्स पर, मेजरली नदर्न इंडिया पर कब्जा करते हैं और भारत में एस्टेब्लिश करते हैं मुस्लिम रूल का, और यहीं से शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की। सो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बीच लड़ा गया निर्णायक लड़ाइयों में से एक, जिसके परिणाम स्वरूप राजपूतों की हार हुई। राजपूतों की हार के बाद मोहम्मद गोरी ने भारत, नॉर्थ इंडिया स्पेशली उत्तरी भारत के बहुत बड़े पार्ट पर कब्जा कर लिया, जिस पर उसने दिल्ली में मुस्लिम शासन की स्थापना की और दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। क्लियर? सो समझते हैं फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट बाय कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था कुतुबुद्दीन ऐबक जिसने दिल्ली सल्तनत को बसाया था? कैसे कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में इतनी बड़ी पावर आ गई कि उसने पूरे दिल्ली पर कब्जा कर लिया और पूरे जो मोहम्मद गोरी का एम्पायर था उस पर कब्जा कर लिया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के टाइम पे एक ट्रस्टेड लेफ्टिनेंट था, एक ऑफिसर था, जिसे दिल्ली का गवर्नर अपॉइंट किया गया था दिल्ली पर कब्जे के बाद। तो जब मोहम्मद गोरी दिल्ली पर कब्जा करते हैं तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का गवर्नर अपॉइंट करते हैं। 1206 में आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गोरी की जैसे ही मृत्यु होती है, कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को दिल्ली का सुल्तान डिक्लेयर करता है और उसी के ऊपर स्लेव डायनेस्टी को स्टैब्लिश करता है, और स्लेव डायनेस्टी को हम ममलुक डायनेस्टी के नाम से भी जानते हैं। मोहम्मद गोरी का एक विश्वसनीय लेफ्टिनेंट था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको दिल्ली शहर पे कब्जे के बाद दिल्ली का गवर्नर नियुक्त किया गया था। 1206 में जैसे ही मोहम्मद गोरी की हत्या होती है, कुतुबुद्दीन ऐबक अपने आप को दिल्ली का सुल्तान डिक्लेयर करता है। क्योंकि ये गवर्नर था, गुलाम था, इसलिए भारत में दिल्ली के ऊपर गुलाम वंश की नींव रखता है, जिसे ममलुक डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है।
ओके, यहाँ पर अब हम समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली दिल्ली सल्तनत। दिल्ली की शुरुआती जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली को एस्टेब्लिश किया था, जब मोहम्मद गोरी ने दिल्ली पर कब्जा किया था, सो दिल्ली सल्तनत की क्या-क्या विशेषताएं थी बेसिकली। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्ली दिल्ली सल्तनत। फर्स्ट, द अर्ली रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत वाज तुर्किश ओरिजिन, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक और मोहम्मद गोरी इनका ओरिजिन तुर्की से था। तो जिस वजह से जो अर्ली रूलर्स थे वो टर्किश ओरिजिन से थे। दे रिफ्लेक्ट द मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन ट्रेडिशनल ऑफ सेंट्रल एशियन टर्किश। तो दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक शासक तुर्की मूल के थे, जो मध्य एशिया तुर्कियों की सैन्य और प्रशासनिक परंपराओं को दर्शाते थे। कैसे फाउंड किया गया दिल्ली सल्तनत को? आफ्टर द एस्टेब्लिशमेंट, जैसे ही दिल्ली सल्तनत को बसाया जाता है, धीरे धीरे जो तुर्किश थे वो नॉर्थ भारत पर अपना कंट्रोल करना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले वो हिंदू राजवंशों का शासन को एकत्रित करते हैं या कब्जा करते हैं, और उसके बाद वहां पर मुस्लिम पॉलिटिकल डोमिनेंस को एस्टेब्लिश करते हैं। The foundation of Delhi Sultanate marked the beginning of a new era in Indian history characteristics by cultural syncretism. So दिल्ली सल्तनत जब एस्टेब्लिश होगी, आगे चल के जब हम खिलजी डायनेस्टीज पढ़ेंगे तो खिलजी डायनेस्टीज में भी बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स बनाए गए थे, लाइक सीरी फोर्ट, 1000 पिलर फोर्ट, एज वेल एज हौज खास एस्टेब्लिश किया गया था, इक्तादारी सिस्टम आया था। तो कहीं ना कहीं एक न्यू इरा थी इंडियन हिस्ट्री के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ कल्चर एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव, क्योंकि दिल्ली सल्तनत में अलग अलग डायनेस्टीज का एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग तरह का हुआ करता था। सेम बहुत सारे सोशल एंड रिलीजियस चेंजेस हुए, जैसे जिजिया टैक्स को बढ़ाया गया, जकात, अलग अलग तरह के टैक्स लगाए गए। बहुत सारी रूलर्स ऐसे हुए जो हिंदू धर्म को टॉलरेंस नहीं करते थे। तो आपको जब हम आगे आगे जैसे जैसे इस सल्तनत को और इस डायनेस्टीज को कवर करेंगे तो आपको समझ आएगा कैसे कल्चरल चेंजेस हुए भारत में, एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस हुए थ्रू इक्तादारी सिस्टम्स, एज वेल एज दीवाने मुस्तक राज इंट्रोड्यूस किया गया, तुर्काना चिहलगारी इंट्रोड्यूस किया गया। उसके अलावा सोशो रिलीजियस चेंजेस, क्योंकि मुस्लिम डोमिनेंस था तो एकदम से सोसाइटी रिलीजियसली चेंज होना स्टार्ट हो गई। उसके अलावा it shaped the culture and political landscape of the medieval Indian also. So दिल्ली सल्तनत की स्थापना ने भारतीय इतिहास में एक नई युग की शुरुआत की, जिसमें विशेषताएं स्पेशली सांस्कृतिक समन्वय, प्रशासनिक नवाचार और सामाजिक धार्मिक परिवर्तन थे। क्लियर? सो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला वंश, जो था स्लेव डायनेस्टी। दिल्ली सल्तनत को एस्टेब्लिश किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक स्लेव डायनेस्टी का फाउंडर था या बिलोंग करता था। तो पहला वंश जो दिल्ली सल्तनत के ऊपर एस्टेब्लिश हुआ वो था स्लेव डायनेस्टी। सो लेट्स स्टार्ट विद स्लेव डायनेस्टी, जो लगभग 1206 से स्टार्ट होती है आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गोरी, और 1290 तक स्लेव डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत के ऊपर शासन करती है। सो ये टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम्स में डायरेक्ट टाइम भी पूछ लिया जाता है कि इसमें से स्लेव डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या रहा है। तो स्लेव डायनेस्टी 1206 से स्टार्ट होगी और 1290 तक भारत के ऊपर शासन करेगी। स्लेव डायनेस्टी में जो पहला रूलर हुआ वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का भी फाउंडर था, स्लेव डायनेस्टी का भी फाउंडर था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली सल्तनत को बसाया था और स्लेव डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया था। सो यहाँ पर हम देखेंगे कैसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्लेव डायनेस्टी को एस्टेब्लिश किया, कौन था कुतुबुद्दीन ऐबक, क्या क्या रिफॉर्म्स किए इसने भारत के अंदर। लगभग 4 साल का शासन रहा कुतुबुद्दीन ऐबक का। 1206 में ये शासक बनता है दिल्ली का, और 1210 में घोड़े से गिरने की वजह से इसकी डेथ हो जाती है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड 1206 टू 1210 AD। So Qutbuddin Aibak founded the Delhi Sultanate after declaring himself the Sultan of Delhi following the assassination of his master मोहम्मद गोरी। So मोहम्मद गोरी की डेथ के बाद जब ये दिल्ली का गवर्नर था तो ये खुद को दिल्ली का रूलर और सुल्तान डिक्लेयर कर देता है और भारत में गुलाम वंश की नींव रखता है। क्लियर?
ओके, कंसोलिडेशन ऑफ पावर, कैसे इसने शक्तियों का सुंदरीकरण किया। सो सबसे पहले ही रूल्ड ओवर दिल्ली एंड सराउंडेड टेरिटरीज, तो इसने दिल्ली और उसके आसपास के जो रीजन्स है वहां पर कब्जा करना स्टार्ट किया और वहां पर रूल करना स्टार्ट किया, और ऑल्सो लेइंग द फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर एक्सपेंशन। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार को एस्टेब्लिश किया था, विच रिमेन एन आइकॉनिक सिंबल ऑफ सल्तनत आर्किटेक्चरल पावर्स। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक था जिसने दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण कराया था, और ये कुतुब मीनार का निर्माण रिप्रेजेंट करता है स्लेव डायनेस्टी के आर्किटेक्चर को। आगे चल के इसी का दामाद इल्तुतमिश कुतुब मीनार की कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट कराएगा और फिरोज शाह तुगलक लास्ट मंजिल को डेवलप कराएगा। तो कुतुब मीनार से रिलेटेड भी 3 पॉइंट्स हैं। इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय कुतुबुद्दीन ऐबक, इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बसाया था, एस्टेब्लिश किया था। रिमेनिंग पार्ट आगे चल के इल्तुतमिश एंड फिरोज शाह तुगलक ने कंप्लीट किया था। क्लियर? नेक्स्ट, ओके, ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था इसको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। ही वॉज ऑल्सो नोन एज लाख बख्श। क्यों कहा जाता था लाख बख्श? ऐसा माना जाता है इतिहासकारों के अनुसार ये लाखों में दान करता था, जिस वजह से इसे लाख बख्श कहा जाता था। उसके अलावा 1210 में घोड़े से गिरने की वजह से ये चौगान खेल रहा था। चौगान एक तरह का पोलो होता है जो घोड़े पे चढ़ के खेला जाता है बेसिकली। सो घोड़े से गिरने की वजह से इसकी डेथ हो जाती है 1210 में, और इसकी डेथ के बाद इसके बेटे आराम शाह को नेक्स्ट रूलर बनाया जाता है। तो आफ्टर द डेथ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह बिकेम नेक्स्ट रूलर फॉर अराउंड 11 months, 1210 टू 1211 AD। देखो होता क्या है, जैसे ही आराम शाह रूलर बनता है ये काफी वीक रूलर था, ये पावरफुल नहीं था, इसे एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज नहीं थी। तो आगे चल के जो मिनिस्टर्स थे वो आराम शाह को हटाएंगे और उसकी जगह इसकी सिस्टर और इसके सन इन लॉ इल्तुतमिश को नेक्स्ट रूलर बनाएंगे। तो आराम शाह सक्सीड कुतुबुद्दीन ऐबक बट रूल फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड, एज आई टोल्ड यू, क्योंकि एक लायक रूलर नहीं था। और आगे चल के इसके सन इन लॉ कुतुबुद्दीन ऐबक के सन इन लॉ इल्तुतमिश को नेक्स्ट रूलर बनाया जाता है। अब ये इल्तुतमिश की एंट्री कैसे हुई? देखो, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, सन इन लॉ था, जिसको बदायूं का गवर्नर अपॉइंट किया हुआ था। इल्तुतमिश एक काफी लायक कमांडर था। तो जब जो मिनिस्टर्स थे वो देखते हैं कि आराम शाह लायक रूलर नहीं है, वो इल्तुतमिश को आराम शाह की जगह नेक्स्ट स्लेव डायनेस्टी का रूलर अपॉइंट कर देते हैं। तो हमारे लिए नेक्स्ट रूलर आ गया इल्तुतमिश। तो आराम शाह ने कुतुबुद्दीन ऐबक का स्थान लिया। आगे चल के इल्तुतमिश द्वारा इसे उखाड़ फेंके जाने से पहले वे बहुत कम समय तक शासन कर रहा था। उसके शासनकाल में कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं रहा था क्योंकि एक लायक रूलर नहीं था जिसको सल्तनत चलाने की नॉलेज नहीं थी। तो नेक्स्ट रूलर इज इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का शासन लगभग 1211 से स्टार्ट होकर 1236 एडी तक रहा है। 1211 में इसने शासन करना स्टार्ट किया था और 1236 में ये रूलर बना। सो इल्तुतमिश कंसोलिडेशन एंड एक्सपेंशन। सो पहले हम इल्तुतमिश के एक्सपेंशन पॉलिसीज को देखेंगे। इल्तुतमिश जैसे ही रूलर बनता है ये टेरिटरीज को एक्सपेंड करना स्टार्ट करता है, और एक्सपेंड करने के बाद ये अपना एम्पायर बंगाल, गुजरात और सेंट्रल इंडिया तक विस्तार करता है और फैलाता है। तो इल्तुतमिश जैसे ही रूलर बनेगा टेरिटरी को एक्सपेंड करेगा और लगभग अपना एम्पायर एक्सपेंड करेगा बंगाल, गुजरात एंड सेंट्रल इंडिया तक। इल्तुतमिश के टाइम पे कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी स्टार्ट किए गए थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इक्तादारी सिस्टम और इक्ता सिस्टम। जो इक्ता सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा गया है इक्ता सिस्टम किस चीज से रिलेटेड है। द होल सिस्टम नेम इज इक्तादारी सिस्टम। तो पहले आप ये इक्ता का मतलब समझिए। व्हाट इज इक्ता? इक्ता का मतलब होता है लैंड, जमीन, प्रोविंस। होता क्या था,
इल्तुतमिश ने एक सिस्टम स्टार्ट किया था कि जितने भी सोल्जर्स हैं इल्तुतमिश के, जितने भी ऑफिसर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज हैं इल्तुतमिश के दरबार में, उन सबको कैश पेमेंट की जगह एक पीस ऑफ लैंड दान में दिया जाएगा या एज अ सैलरी एक जमीन का टुकड़ा उन्हें गिफ्ट किया जाएगा और वही उनकी क्या होगी, सैलरी होगी। क्लियर? सो व्हाट इज इक्तादारी सिस्टम? सो इक्तादारी सिस्टम मींस कैश पेमेंट की जगह एक जमीन का टुकड़ा गिफ्ट करना। सो इक्तादारी सिस्टम इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था। इक्ता का मतलब होता है जमीन दान देना और जमीन एज अ सैलरी। तो राजस्व प्रणाली की इक्ता प्रणाली शुरू की गई थी इल्तुतमिश के टाइम पे, जिसमें जो सैन्य सेवा के बदले में कुलीनों को राजस्व देने वाले क्षेत्र मतलब इक्ता प्रदान किए जाते थे। उसके अलावा आप देख सकते हैं तुर्कान चिहलगानी। व्हाट इज तुर्कान चिहलगानी? तुर्कान चहलगानी मीन्स इल्तुतमिश ने अपने मेजरली 40 कमांडर्स की एक 40 मिनिस्टर्स की एक टीम बनाई थी जिसे तुर्कान चहलगानी कहा गया। तो तुर्कान चहलगानी स्टार्ट करने वाला भी इल्तुतमिश था, जिसमें मेन 40 मिनिस्टर्स हुआ करते थे। 40 मिनिस्टर्स की एक टीम और एक ग्रुप हुआ करता था जिसे आगे चल के बलबन डिस्ट्रॉयड करेगा। तो तुर्कान चहलगानी स्टार्टेड बाय इल्तुतमिश एंड डिस्ट्रॉयड बाय बलबन। सो establishments of Chalisa means Turkane-Chahalgani, Chalis institute a council of 40 prominent nobles Chalisa to advise the सल्तनत। तो जो अभी मैंने बताया है तुर्कान चहलगानी, इसको चालीसा के नाम से भी जाना जाता था। ये मेजरली 40 रूलर्स का एक और 40 मिनिस्टर्स का एक समूह होता था। नेक्स्ट, मंगोल इन्वेजन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इल्तुतमिश। देखो मंगोल्स, मंगोल्स कौन थे? मंगोल्स मंगोलिया की एक ट्राइब थी बेसिकली, जो सेंट्रल एशिया पर लगातार अटैक कर रही थी और कब्जा कर रही थी। ये गोबी डेजर्ट से एक ट्राइब बिलोंग करती थी। तो पहली बार मंगोलों का आक्रमण भारत में इल्तुतमिश के समय होता है, जिसको चंगेज खां लीड कर रहा था। तो डिफीट मंगोल इन्वेजन, तो इल्तुतमिश के समय मंगोलों का आक्रमण होता है जिसमें मंगोलों की हार होती है। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि चंगेज खां भारत में एंटर ही नहीं कर पाया था, कुछ रीजन की वजह से उसने भारत पे अटैक नहीं किया था। लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि चंगेज खान ने भारत पे अटैक किया था इल्तुतमिश के टाइम पे, और ये पहली बार था जब मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था और इस आक्रमण में मंगोलों की हार हुई थी। सो इल्तुतमिश के समय मंगोलों ने कई आक्रमण भारत पे किए जो विफल रहे और इल्तुतमिश ने सल्तनत को बाहरी खतरे से सुरक्षित रखा। क्लियर? नेक्स्ट, 1236 में इल्तुतमिश की डेथ के बाद रुकुनुद्दीन फिरोज रूलर बनता है, जो एक लायक रूलर नहीं था, क्योंकि रुकुनुद्दीन फिरोज को एडमिनिस्ट्रेशन व्यवस्था चलाने के बारे में नॉलेज ही नहीं थी। तो रुकुनुद्दीन फिरोज को हटा दिया जाता है और इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान को अगला शासक बनाया जाता है। तो रुकुनुद्दीन फिरोज का इतिहास में ज्यादा रोल नहीं रहा है क्योंकि एक लायक रूलर नहीं था। बेसिकली रुकुनुद्दीन फिरोज सक्सेस इल्तुतमिश बट रूल फॉर ओनली अ फ्यू मंथ्स। कुछ महीने तक ही शासन करने वाला रूलर रुकुनुद्दीन फिरोज था। सो रुकुनुद्दीन फिरोज लायक नहीं था, तो इसे हटाया गया और इसकी जगह इसकी सिस्टर या इल्तुतमिश की डॉटर रजिया सुल्तान को नेक्स्ट रूलर बनाया गया। तो नेक्स्ट रूलर रजिया सुल्तान बिटवीन 1236 टू 1240। रजिया सुल्तान पहली मुस्लिम महिला शासक बनी, उसके अलावा पहली महिला शासक बनी दिल्ली सल्तनत की। सो शी बिकेम द फर्स्ट एंड ओनली फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। पहली रूलर बनी, पहली शासक बनी। रजिया सुल्तान पहली फीमेल थी जिसने बुरखे को अबॉलिश किया और काबा और कुल्हा मींस टोपी और कुर्ता पहनना स्टार्ट किया था। तो पहली महिला शासक भी रजिया सुल्तान थी और उसके साथ साथ रजिया सुल्तान पहली ऐसी शासक, महिला शासक और मुस्लिम शासक थी जिसने बुरखा अबॉलिश किया था और बुरखे की जगह काबा और कुल्हा पहनना स्टार्ट किया। क्लियर? ओके, नेक्स्ट,
She lead military campaigns personally and was known for her administrative capability and reforms as well as. रजिया सुल्तान को बठिंडा पर कब्जा करने के लिए जाना जाता है, तो इसने पर्सनली ये खुद अपने मिलिट्री कैंपेन्स को लीड करती थी और उसके साथ साथ इसने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी दिल्ली सल्तनत के अंदर किए थे। क्योंकि ये महिला शासक थी, अभी तक कोई भी मुस्लिम महिला शासक नहीं बनी थी, तो फाइनली एक साजिश के तहत 1240 में कैथल में इसे मार दिया गया और इसकी जगह नेक्स्ट रूलर बनाया गया बहराम शाह को। तो बहराम शाह का शासन 1240 से 1242 तक रहा है। लगभग 2 साल तक स्लेव डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत पर बहराम शाह का रूल रहा। तो बहराम शाह रजिया का कजन था, ब्रदर था। बहराम शाह ने ही साजिश के तहत 1240 में रजिया सुल्तान को कैथल में मरवा दिया था और उसके बाद इसने दिल्ली पर कब्जा किया। क्लियर? बहराम शाह के बारे में इतिहासकार बताते हैं कि बहराम शाह खुद एक अच्छा लायक रूलर नहीं था, जिस वजह से आगे चल के बहराम शाह को हटाया गया और उसकी जगह मशहूद शाह को लगभग 4 साल के लिए दिल्ली की गद्दी पर बैठाया गया। तो मशहूद शाह का शासन लगभग 1240 से 1246 तक रहा। तो मसूद शाह रूल ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ इनस्टेबिलिटी एंड फेस्ड रिवोल्ट्स एंड चैलेंजेस फ्रॉम विद इन द सल्तनत। सो आगे चल के मसूद शाह का भी कोई इतना बड़ा रूल नहीं रहा था दिल्ली सल्तनत के ऊपर। आगे चल के फिर बलबन रूलर हुआ और लास्ट रूलर रहा शमशुद्दीन कैमूर। बलबन के टाइम पे भी काफी सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हुए। बलबन ने तुर्कान चहलगानी को खत्म किया। उसके साथ साथ बलबन ने ही पैबोसो सिजदा सिस्टम भारत में स्टार्ट किया था। क्लियर? तो कहीं ना कहीं बलबन का भी काफी अच्छा रोल रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के अंदर दिल्ली सल्तनत में। बलबन के बाद आखिरी रूलर रहा शमशुद्दीन कैमूर। क्योंकि आखिरी रूलर था तो कमजोर रहा होगा, तभी आखिरी रूलर था। जैसे ही राजा कमजोर हुआ, मिनिस्टर्स पावरफुल हुए और उसका मिनिस्टर जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी मौका देख के शमशुद्दीन कैमूर को मारेगा और भारत पर खिलजी डायनेस्टी को स्टार्ट करेगा, गुलाम वंश को खत्म करके। तो गुलाम वंश का अंत शमशुद्दीन कैमूर की डेथ के बाद होता है और वहीं से भारत में शुरुआत होती है खिलजी वंश की। तो यहाँ पर अब हम गुलाम वंश हमने समझा है, गुलाम वंश के मेजर रूलर्स, उनके टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या क्या चल रहा था, ये हमने समझा है। अब कुछ कंट्रीब्यूशन समझेंगे गुलाम डायनेस्टी का कि क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा, कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस थे, कैसे गुलाम डायनेस्टी स्लेव डायनेस्टी का रोल रहा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम रूल्स। सो जैसा हमने अभी समझा है, द स्लेव डायनेस्टी एस्टैब्लिश मुस्लिम पॉलिटिकल डोमिनेंस इन दिल्ली एंड नॉर्थ इंडिया एंड दिस मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ दिल्ली सल्तनत। एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस अभी हमने समझा था, इक्तादारी सिस्टम स्लेव डायनेस्टी के टाइम पे स्टार्ट हुआ था, जिसको इल्तुतमिश ने स्टार्ट किया था, जिसमें जो अधिकारी होते थे, प्रशासनिक अधिकारी होते थे या जितने भी सोल्जर्स होते थे, उन सभी को एक लैंड, एक जमीन दी जाती थी, जिससे रिवेन्यू लेकर वो अपनी सैलरी वसूल करते थे। कल्चरल एंड आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट, अभी कुतुब मीनार हमने समझाया, तो कुतुब मीनार को एस्टेब्लिश किया गया था, जो बेसिकली शो करता है, रिप्रेजेंट करता है अबाउट द कल्चरल एंड आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट ऑफ द स्लेव डायनेस्टी। मिलिट्री एक्सपेंशन, मंगोलों से कब्जा किया, बंगाल गुजरात तक स्लेव डायनेस्टी ने अपना एम्पायर एक्सपेंड किया था। सो एक्सपेंडेड द सल्तनत टेरिटरीज एंड सक्सेसफुली डिफीटेड अगेंस्ट external threats. They also consolidated Muslim rule over a vast region. Clear? So सांस्कृतिक और स्थापत्य विकास, कुतुब मीनार जैसी महत्वपूर्ण स्थापत्य परियोजनाओं की शुरुआत की गई थी दिल्ली सल्तनत और स्लेव डायनेस्टी के समय। उसके अलावा सैन्य विस्तार में दिल्ली सल्तनत के टाइम पे मंगोलों के आक्रमण से भारत और दिल्ली सल्तनत को बचाया गया था। उसके साथ साथ जो स्लेव डायनेस्टी थी उसको नॉर्थ इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में एक्सपेंड किया गया था। Some other contribution of the slave dynasty.
मेजरली स्लेव डायनेस्टी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है टू शेप द अर्ली फेज ऑफ दिल्ली सल्तनत और दिल्ली. It also understanding their reasons and contributions is essential for competitive exams focusing on Indian medieval history. So दिल्ली सल्तनत का बहुत स्लेव डायनेस्टी का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है दिल्ली सल्तनत को एस्टेब्लिश करने के लिए. As Qutub Minar was established, Muslim dominance was established during the time of slave dynasty. Clear? सो ये था स्लेव डायनेस्टी जो हमने समझा कंप्लीट पार्ट्स. अब अगर मैं क्विक वन लाइनर में रिवाइज कराऊं क्या क्या पॉइंट्स यहाँ से इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, तो सबसे पहले फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक फाउंडर रहा है स्लेव डायनेस्टी का. कुतुबुद्दीन ऐबक घुरीद एम्पायर में कमांडर था जो मोहम्मद गोरी की डेथ के बाद रूलर बना और इसने दिल्ली सल्तनत को बसाया. चौगान खेलते टाइम घोड़े से गिरकर इसकी डेथ हुई. लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना गया और उसी के साथ साथ कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार को एस्टेब्लिश कराया था. आगे चल के मेजर और इंपॉर्टेंट रूलर इल्तुतमिश हुआ जिसने इक्तादारी सिस्टम स्टार्ट कराया. उसके अलावा टका और जीतल दो तरह के कॉइन्स भी इल्तुतमिश ने स्टार्ट कराए थे. तुर्कान चहलगारी 40 मिनिस्टर्स का एक ग्रुप बेसिकली स्टार्ट कराया गया था. देन नेक्स्ट रूलर रजिया सुल्तान हुई जो फेमस और फर्स्ट मुस्लिम रूलर हुई, जिसने फर्स्ट मुस्लिम फीमेल रूलर हुई जिसने बुरखा अबॉलिश किया और काबायन कुलाक टोपी और पगड़ी पहननी और कुर्ता पहनना स्टार्ट किया. क्लियर? सो ये थी स्लेव डायनेस्टी. हमने समझा आखिरी रूलर शमशुद्दीन कैमूर था. शमशुद्दीन कैमूर की डेथ के बाद खिलजीज भारत में रूल करना स्टार्ट करेंगे और भारत में दूसरा वंश एस्टेब्लिश होगा खिलजी डायनेस्टी. सो यहाँ पर हमें समझना है खिलजी डायनेस्टी एंड देयर कंट्रीब्यूशन. खिलजी डायनेस्टी का रूल लगभग 1290 से स्टार्ट होके 1320 तक चलता है. दिल्ली सल्तनत में सबसे शॉर्टेस्ट टाइम के लिए चढ़ने वाला वंश खिलजी वंश था. तो शॉर्टेस्ट पीरियड के लिए चलने वाला वंश और शॉर्टेस्ट टाइम के लिए चलने वाली डायनेस्टी ओवर दिल्ली सल्तनत इज खिलजी डायनेस्टी विच रूल अराउंड 30 years till 1290 to 1320. सो दिल्ली सल्तनत को एस्टेब्लिश किया था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी ने, जो लगभग 6 साल तक दिल्ली सल्तनत पे रूल करेगा टिल 1290 टू 1296. कौन था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी? थोड़ा सा पीछे जाते हैं स्लेव डायनेस्टी में. स्लेव डायनेस्टी के आखिरी रूलर शमशुद्दीन कैमूर के समय जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी एक मंत्री था, मिनिस्टर था. और आगे चल के जब शमशुद्दीन कैमूर जो स्लेव डायनेस्टी का आखिरी रूलर था कमजोर पड़ता है, तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी दिल्ली सल्तनत पे कब्जा करके शमशुद्दीन कैमूर को मार के भारत में खिलजी डायनेस्टी एस्टेब्लिश करेगा. So Jalaluddin Khilji founded the Khilji dynasty after overthrowing the last ruler of preceding Khilji dynasty Kaikabad. Okay. खिलजियों की पॉलिसीज क्या रही हैं टॉलरेंस की, उसके अलावा क्या क्या खिलजीज के मिलिट्री कैंपेन्स रही हैं स्पेशली जलालुद्दीन के. सो बेसिकली खिलजीज जाने जाते हैं अपने नॉन टॉलरेंस हिंदू एंड नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज के लिए. They promoting religious harmony. खिलजीज के टाइम पे सबसे ज्यादा जो हिंदू रिलीजन था या नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज थी उनको दबाया गया था, उनका शोषण किया गया था. उसके अलावा खिलजीज की जो मिलिट्री कैंपेन्स थे वो बहुत स्ट्रॉन्ग थे. दिल्ली सल्तनत की पहली वंश खिलजी डायनेस्टी थी जिसने नॉर्थ इंडिया से सदर्न इंडिया दौलताबाद महाराष्ट्र तक कब्जा किया था. तो मिलिट्री बहुत स्ट्रॉन्ग थी. लगभग 6 बार खिलजीज ने मंगोलों को भी हराया है और दे ऑल्सो स्टेबलाइजिंग द सल्तनत पीरियड. नेक्स्ट, जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी की डेथ के बाद लगभग 1296 में उसी का भतीजा, उसी का दामाद जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी का दामाद अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन को मारकर अगला रूलर बनता है जो लगभग 20 साल तक दिल्ली सल्तनत के ऊपर शासन करता है बिटवीन 1296 टू 1316. तो सेकंड रूलर अलाउद्दीन खिलजी. सो अलाउद्दीन खिलजी बेसिकली किल्ड जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी. ये जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी को मारेगा और उसके साथ साथ नॉर्थ इंडिया में अपना कंट्रोल
एस्टैब्लिश करेगा। मिलिट्री अचीवमेंट, खिलजी वंश में और दिल्ली सल्तनत में जो सबसे ज्यादा एक्सपेंड हुआ है वो अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ है। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात, रणथंबोर एज वेल एज सम सदर्न किंगडम्स पर भी कब्जा किया था और इसने साउथ तक दिल्ली सल्तनत को एक्सपेंड किया था। सो इसने गुजरात, रणथंबोर और अन्य दक्षिण राज्यों के खिलाफ सफल सैन्य अभियान चलाया जिससे सल्तनत के क्षेत्रों का विस्तार हुआ। इसके टाइम पे बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी हुए हैं, जैसे इसने दीवानी रियासत स्टार्ट किया था जिसे मार्केट कंट्रोल सिस्टम कहा जाता था। मंडी सिस्टम सुना होगा। देखो, अलाउद्दीन खिलजी जाना जाता है अपनी मार्केट कंट्रोल पॉलिसी के लिए। तो इसने मार्केट को कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे डिपार्टमेंट स्टार्ट किए थे, जैसे दीवाने रियासत, बुरीद डिपार्टमेंट, जिनका मेन पर्पस होता था मार्केट्स में जो प्राइस है उनको कंट्रोल करना। उसके अलावा इसने दीवाने मुस्तकराज स्टार्ट किया था, जिसका बेसिकली मेजर पर्पस होता था टू रेगुलेट द इकोनॉमी एंड इंश्योर दैट स्टेट कंट्रोल ओवर मार्केट। सो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में दीवाने रियासत एज वेल एज दीवाने मुस्तकराज अलाउद्दीन खिलजी के थ्रू स्टार्ट किया गया था। लैंड रेवेन्यू सिस्टम, ही इंट्रोड्यूस जब्त सिस्टम। जब्ती सिस्टम आगे चल के हम अकबर के टाइम पे भी पढ़ेंगे। जब सिस्टम का बेसिकली सिंपली मतलब होता है कि जहां पर जैसी प्रोडक्शन बेसिकली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के बेसिस पर रेवेन्यू किया जाएगा। तो विच फिक्स लैंड रेवेन्यू बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। मींस इफ एक दो लैंड है, सेम साइज के हैं, बट एक कम फर्टाइल है, एक मोस्ट फर्टाइल लैंड है, तो प्रोडक्शन के बेसिस पर वहां पर टैक्स फिक्स कर दिया जाता था, जिसे जब्त सिस्टम किया कहा जाता था। फोर्टिफिकेशन, ही ऑल्सो कंस्ट्रक्ट सीरी फोर्ट। बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स भी हैं जो अलाउद्दीन खिलजी के समय बनाए गए हैं, इंक्लूडिंग सीरी फोर्ट, अलाई दरवाजा, हौज खास एंड जहमत खाना मॉस्क। तो he constructed Siri fort in Delhi as a symbol of imperial power and also defensive structure against Mongols invasion. अब मंगोलों का क्या रोल रहा, अभी मैंने बताया था इल्तुतमिश के समय सबसे पहले मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था अंडर द लीडरशिप ऑफ चंगेज खान। अब लगातार मंगोल भारत पर आक्रमण कर रहे हैं और मंगोलों ने भारत पर खिलजीस के समय 6 बार आक्रमण किया था, लगभग 1299 से 1306 के बीच, और 6 के 6 बार अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को हरा दिया था। क्लियर? सो जब्त सिस्टम स्टार्ट किया इसने, जिसमें कृषि उपज के आधार पर भू राजस्व वसूला जाता था, टैक्स वसूला जाता था। उसके साथ साथ दिल्ली में सीरी किले का निर्माण कराया और मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली को सुरक्षित रखा। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी की डेथ के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक शाह रूलर बनता है, जो लगभग 4 साल तक शासन करता है। सो इंटरनल रिबेलियन के कारण, कॉन्स्पिरेसीज के कारण कुतुबुद्दीन मुबारक शाह ज्यादा समय तक रूल नहीं कर पाता। So he ruled for a brief period before being assassinated, making the end of खिलजी डायनेस्टी। सो एक तो ये लायक रूलर नहीं था, एडमिनिस्ट्रेशन की नॉलेज नहीं थी। इससे पहले जो रूलर था वो काफी पावरफुल था। सो जैसे ही रूलर वीक हुआ, मिनिस्टर्स पावरफुल होने स्टार्ट हो गए, और यहीं पे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह का एक मंत्री जिसका नाम गियासुद्दीन तुगलक था, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह को मारकर भारत में खिलजी वंश को खत्म करता है और तुगलक वंश की शुरुआत करता है। तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह का टाइम बहुत कम रहा है। अपनी फैमिली मेंबर्स की कॉन्स्पिरेसी और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट की वजह से लंबे समय तक रूल नहीं कर पाता, और इसकी डेथ के बाद खिलजी वंश का अंत होता है और खिलजी वंश के बाद दिल्ली सल्तनत के ऊपर तुगलक वंश का शासन स्टार्ट होता है। तो खिलजीस के बाद हमें समझना है तुगलक डायनेस्टी। उससे पहले हम कुछ कंट्रीब्यूशन समझेंगे खिलजीस का, क्या क्या कंट्रीब्यूशन रहा है भारत की सत्ता में खिलजीस का। सबसे पहले मिलिट्री एक्सपेंशन। सो जैसे मैंने बताया आपको, खिलजीस के टाइम पे भारत और जो दिल्ली सल्तनत है उसको बहुत दूर तक विस्तार किया गया था। मींस सदर्न इंडिया तक भी खिलजीस ने कब्जा कर लिया था।
तो बहुत पावरफुल मिलिट्री थी अलाउद्दीन खिलजी की। तो ये एक्सपेंडेड द बाउंड्री ऑफ दिल्ली सल्तनत की जो बाउंड्री थी, सीमा थी, उसको इसने एक्सपेंड किया थ्रू हिज मिलिट्री कैंपेन्स, एंड ही बोट सेवरल रीजन्स अंडर सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेशन इनोवेशंस में जब्त सिस्टम स्टार्ट किया गया था, जिसमें रेवेन्यू को फिक्स कर दिया गया था अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्शन। उसके साथ साथ मार्केट कंट्रोल एंड प्राइस कंट्रोल पॉलिसीज भी अलाउद्दीन खिलजी और खिलजी वंश में स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट, कल्चरल डेवलपमेंट। दे पैट्रोनाइज टू आर्ट्स, आर्किटेक्चर एंड लिटरेचर एज इन्हीं के टाइम पे सीरी फोर्ट एस्टेब्लिश किया गया था, 1000 पिलर फोर्ट एस्टेब्लिश किया गया था, अलाई दरवाजा एंड होस्काद। उसके साथ साथ खिलजीज आल्सो बिलीव इन फोर्टिफिकेशन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम फॉरेन अटैक्स। तो फोर्टिफिकेशन का काम भी, किलाबंदी का काम भी खिलजीज के समय किया गया था। किलाबंदी का मेजरली काम मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए किया गया था। नेक्स्ट, क्या कंट्रीब्यूशन रहा है खिलजीज का भारत के सल्तनत में? बेसिकली खिलजीज प्ले एन इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल एंड कल्चरल डायनेमिक इन दिल्ली सल्तनत। पॉलिटिकल, क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल सिस्टम्स स्टार्ट किए गए थे। उसके साथ साथ कल्चरल हम समझ चुके हैं कैसे जजिया टैक्स को एक्सपेंड किया गया था। उसके अलावा खरज, चरी, गढ़ी, अदर 3-4 टैक्सेस एस्टेब्लिश किए गए थे। जब्त सिस्टम स्टार्ट किया गया था, एज वेल एज मिलिट्री बहुत पावरफुल थी खिलजीज के टाइम पे। क्लियर? उनके योगदान के बाद ही राजवंश विशेष रूप से तुगलक और मुगलों के तहत मध्ययुगीन भारतीय इतिहास के बाद के विकास के लिए आधार तैयार हुआ था। तो इन्होंने कहीं ना कहीं बेस बना दिया था, जो आगे चल के तुगलक्स एंड मुगल्स ने उसे आगे एक्सपेंड किया। सो आफ्टर खिलजीज द नेक्स्ट डायनेस्टी इज तुगलक डायनेस्टी। तो अगर वन लाइनर में मैं सिंपली इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करूं खिलजी डायनेस्टी से, तो खिलजी डायनेस्टी का सबसे पहला पॉइंट बनता है खिलजीज को स्टैब्लिश करने वाला जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी, मेजर रूलर अलाउद्दीन खिलजी, सबसे छोटी डायनेस्टी जिसने दिल्ली सल्तनत के ऊपर रूल किया था लगभग 30 साल के लिए, 1290 टू 1320 तक। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे ही जजिया टैक्स को एक्सपेंड किया गया था। उसके साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी ने ही दीवाने मुस्तक राज, उसके साथ साथ सीरी फोर्ट, 1000 पिलर फोर्ट एस्टेब्लिश किया था। एंड लास्ट रूलर की डेथ के बाद उसी के मिनिस्टर गियासुद्दीन तुगलक ने खिलजी डायनेस्टी को खत्म करके भारत में तुगलक वंश की नींव रखी। तो नेक्स्ट रूलिंग डायनेस्टी इज तुगलक डायनेस्टी। सो तुगलक डायनेस्टी हम समझते हैं, लगभग तुगलक डायनेस्टी का टाइम पीरियड 1320 टू 1414 तक रहा है। काफी लंबे समय तक रूल किया था, अप्रोक्स 100 इयर्स और वी कैन से 94 इयर्स तक तुगलक डायनेस्टी का भारत के ऊपर और दिल्ली सल्तनत के ऊपर शासन रहा। तो तुगलक डायनेस्टी को फाउंड किया था गियासुद्दीन तुगलक ने, जो लगभग 5 साल तक दिल्ली सल्तनत के ऊपर शासन करता है बिटवीन 1320 टू 1325। गियासुद्दीन तुगलक को तुगलक गाजी और गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन एसएससी में पूछा हुआ है, गियासुद्दीन तुगलक को और किस नाम से जाना जाता है? तो गियासुद्दीन तुगलक को तुगलक गाजी और गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है। सो गियासुद्दीन तुगलक, देखो थोड़ा सा इतिहास समझते हैं हम कैसे गियासुद्दीन तुगलक, ये बेसिकली टर्किश थे, प्रॉपर तुर्कमेनिस्तान से ये लोग आए थे, प्रॉपर टर्किश थे। होता क्या है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे सारे अमीरों की प्रॉपर्टी को छीन लिया गया था। अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे मार्केट कंट्रोल पॉलिसी बहुत स्ट्रांग थी, जो नॉन मुस्लिम्स थे उनके लिए जो रूल्स थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे। तो कहीं ना कहीं दिल्ली की सल्तनत खिलजीज के रूलिंग से, खिलजीज के शासन से बहुत परेशान थी, और दिल्ली के लोग चाहते थे किसी भी तरह से खिलजीज का शासन खत्म हो और उसके अलावा किसी का भी शासन भारत में आ जाए। सो यही इसी चीज का फायदा मिलता है गियासुद्दीन तुगलक को। गियासुद्दीन तुगलक जो तुर्कमेनिस्तान से बिलोंग करता था, जो टर्किश था,
ये दिल्ली की जनता को विश्वास में लेता है, दिल्ली की जनता के सपोर्ट से ये खिलजीज के आखिरी रूलर को मारता है और भारत में स्टैब्लिश करता है तुगलक डायनेस्टी। कैसे दिल्ली की जनता को सपोर्ट में लिया? ये विश्वास दिलाता है दिल्ली की जनता को कि आप मुझे सपोर्ट करो, मैं खिलजीज को खत्म करके एक अच्छा शासन नॉन मुस्लिम्स के लिए भी एक अच्छा शासन स्टैब्लिश करूंगा। सो इस तरह से तुगलक वंश भारत पर स्टैब्लिश होता है। तो फाउंडर गियासुद्दीन तुगलक, जो लगभग 1320 से 1325 तक चला था। तो गियासुद्दीन तुगलक फाउंडेड द तुगलक डायनेस्टी एज वी डिस्कस्ड आफ्टर ओवरथ्रोइंग खिलजी डायनेस्टी। ओके, क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हुए गियासुद्दीन तुगलक के समय? गियासुद्दीन तुगलक ने टोकन करेंसी भारत में स्टार्ट की थी। अच्छा, टोकन करेंसी कुछ इतिहासकारों के अकॉर्डिंग मोहम्मद बिन तुगलक ने भी स्टार्ट की थी, तो दोनों के लिए जाना जाता है। उसके अलावा ही एक्सपेंड द रेवेन्यू सिस्टम, जो खिलजीज ने अमीरों की प्रॉपर्टी को कैप्चर किया था, गियासुद्दीन तुगलक ने उस प्रॉपर्टी को रिटर्न किया। उसके साथ साथ इसने सारे टैक्सेस को मर्ज करके स्पेशली 4 तरह के टैक्सेस भारत में स्टार्ट किए। ओके, गियासुद्दीन तुगलक के बारे में बताया जाता है कि यही पहला पर्सन था भारत में कैनाल सिस्टम लाने वाला, नहरें लाने वाला। तो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बनता है ये भी। तो भारत में नहरों को खुदवाने वाला या कैनाल सिस्टम लाने वाला पहला शासक कौन था? तो गियासुद्दीन तुगलक पहला शासक था जिसने भारत में कैनाल सिस्टम और नहरों का सिस्टम स्टार्ट किया था। क्लियर? मिलिट्री कैंपेन, he conducted military campaign in southern India and as well as Bengal also, और he also extended the दिल्ली सल्तनत टेरिटरी। तो दक्षिण भारत और बंगाल में इसने सैन्य अभियान चलाया और अपने एम्पायर का, अपने क्षेत्र का विकास किया और विस्तार किया। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है गियासुद्दीन तुगलक के बारे में। ऐसा माना जाता है गियासुद्दीन तुगलक जब गुजरात को जीतता है, ये गुजरात पे भी कब्जा करता है, गुजरात को जीतने के बाद ये वापस आता है दिल्ली में। तो दिल्ली में जश्न की तैयारी थी क्योंकि राजा ने एक बहुत बड़े एम्पायर को जीता था। तो इसका बेटा जूना खां जश्न की तैयारी करता है और एक वुडन कैटल बनवाता है, एक लकड़ी का महल बनवाता है जिसमें गियासुद्दीन तुगलक को बैठाया जाता है। इस लकड़ी के महल में दबकर गियासुद्दीन तुगलक की डेथ हो जाती है और आगे चल के जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से रूलर बनता है। सो बेसिकली ये कॉन्स्पिरेसी थी, ये एक साजिश थी इसके बेटे जूना खां की अपने फादर को मारने की और सत्ता को हथियाने की। तो वुडन कैटल, लकड़ी के महल के नीचे दबकर दिल्ली में ही इसकी डेथ हो जाती है और इसका बेटा जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से रूलर बनता है, जो लगभग 1325 में शासन स्टार्ट करता है और 1351 तक शासन करता है। देखो, जूना खां के बारे में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है हमें इब्न बतूता की बुक रिहला से। इब्न बतूता एक मोरक्को ट्रेवलर था जिसने एक किताब लिखी थी जिस किताब का नाम था रहला। इस रहला किताब में ही बताया गया है कि इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक एक वाइस फूल किंग था, पढ़ा लिखा बेवकूफ राजा। क्यों इसे पढ़ा लिखा बेवकूफ राजा कहा गया? बहुत सारे कारण थे। पढ़ा लिखा इसलिए क्योंकि ये बहुत एजुकेटेड था, बेवकूफ इसलिए इसने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए थे जो इसी के ऊपर उल्टे पड़ गए। सो जिस वजह से इसे पढ़ा लिखा बेवकूफ रूलर कहा जाता है। समझते हैं इसका एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स। अभी तक कैपिटल जो चल रही है वो दिल्ली चल रही है। ये क्या करता है, कैपिटल को दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर देता है, देवगिरी शिफ्ट कर देता है डेक्कन में, जो इसका प्लान अल्टीमेटली फेल होता है। सो पहले तो इस अभी कैपिटल दिल्ली चल रही थी, दौलताबाद इसने देवगिरी शिफ्ट किया और देवगिरी का नाम दौलताबाद रख दिया। जब ये कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद ले गया तो उसके पीछे मुख्य कारण था मंगोलों के अटैक से बचना। बट जब ये दौलताबाद शिफ्ट होता है तो वहां के एटमॉस्फेयर के साथ एडजस्ट नहीं हो पाता, जिस वजह से ये कैपिटल वापस दिल्ली ले आता है, जिस वजह से इस डिसीजन को इसका बेवकूफी वाला डिसीजन कहा गया, इसलिए इसे वाइसफुल किंग कहा गया। करेंसी रिफॉर्म्स, ये कॉपर्स कॉइन स्टार्ट करता है, ये सिल्वर कॉइन्स की वैल्यू को कॉपर कॉइन्स के बराबर कर देता है और उसके साथ साथ टोकन करेंसी, जैसे मैंने अभी बताया था कि दोनों गियासुद्दीन और मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे टोकन करेंसी भारत में स्टार्ट की गई थी। तो कॉपर कॉइन्स जिनकी वैल्यू सिल्वर के बराबर रखेगा और उसके साथ साथ टोकन करेंसी भी ये एस्टेब्लिश करेगा।
ऑल्सो मिलिट्री कैंपेन, ये डेक्कन, गुजरात एंड सदर्न इंडिया पे कब्जा करेगा और एक्सपेंड करेगा दिल्ली सल्तनत और अपने एम्पायर को। क्लियर? कल्चरल पैट्रोनेज, सबसे पहले तो आपको लिटरेचर में एक बुक पता होनी चाहिए, रहला। इस रहला बुक को बेसिकली इब्न बतूता ने लिखा था, जो मोरक्को से आया था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे। सो ही प्रमोट आर्किटेक्चर एज वेल एज इंडो इस्लामिक कल्चरल डेवलपमेंट। सो ये कला, साहित्य और वास्तु कला का समर्थन करता था तथा भारतीय इस्लामिक संस्कृति विकास को बढ़ावा देता था। जैसे ही मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ होती है, उसके बाद उसका कजन फिरोज शाह तुगलक नेक्स्ट रूलर बनता है बिटवीन 1351 टू 1388। तो 1351 से 1358 तक अगला रूलर फिरोज शाह तुगलक, जो मोहम्मद बिन तुगलक का कजन था। फिरोज शाह तुगलक को जाना जाता है जजिया टैक्स को ब्राह्मणों के ऊपर लागू करने के लिए। देखो, जजिया टैक्स स्टार्ट किया था मोहम्मद बिन कासिम ने, एक्सपेंड किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, ब्राह्मणों पर लागू किया था फिरोज शाह तुगलक ने। उसके साथ साथ फिरोज शाह तुगलक ने अशोका के दो एडिक्ट्स, दिल्ली टॉपरा और दिल्ली मेरठ पिलर एडिक्ट्स, इन दो पिलर एडिक्ट्स को टॉपरा और मेरठ से दिल्ली अपने एम्पायर में शिफ्ट कराया था। क्या क्या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स रहे हैं फिरोज शाह तुगलक के? बेसिकली ही स्टार्टेड इम्प्रूविंग गवर्नेंस ऑफ द दिल्ली सल्तनत। इसने दिल्ली सल्तनत के गवर्नेंस को इम्प्रूव करना स्टार्ट किया। उसके अलावा लोगों के वेलफेयर के लिए कुछ प्रोग्राम्स स्टार्ट किए, लाइक दीवान खैरात। ही ऑल्सो इंक्लूडिंग इरिगेशन प्रोजेक्ट। कैनाल सिस्टम भारत में गियासुद्दीन तुगलक ने स्टार्ट किया था, बट उसको एक्सपेंड करने वाला रूलर फिरोज शाह तुगलक था, जिसने भारत में लगभग 5 न्यू कैनाल्स बनवाई थी। और उसके साथ साथ इसने कंस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक वर्क स्टार्ट किया था, यानी जन सुधार के लिए भी कार्य करना स्टार्ट किया था। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जैसा हमने पढ़ा, बहुत सारी मॉस्क बनवाई थी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स बनवाए थे, सराय बनवाई थी इसने। उसके साथ साथ दीवाने खैरात डिपार्टमेंट भी स्टार्ट किया था। मिलिट्री कैंपेन, बहुत स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कैंपेन था। ही कंडक्टेड मिलिट्री कैंपेन टू सप्रेस रिबेलियन एंड मेंटेन कंट्रोल ओवर द सल्तनत टेरिटरी। तो इसने नहरें बनवाई, जिसमें 5 मेजर नहरें बनवाई, मस्जिदों का निर्माण कराया, सराय बनवाए, शैक्षणिक संस्थान, मदरसे बनवाए मुस्लिम एजुकेशन के लिए, और उसके साथ साथ बहुत सारे सार्वजनिक कार्य के लिए परियोजनाएं भारत में शुरू। कल्चर, बेसिकली ये बढ़ावा देता था पोइट्स को, सूफी संस को, एज वेल एज आर्किटेक्चर्स को भी। तो इसने अपने शासन काल के दौरान सांस्कृतिक पूर्ण जागरण को बढ़ावा देते हुए विद्वानों, कवियों और सूफी संतों को संरक्षण दिया था। जैसे ही फिरोज शाह तुगलक की डेथ होती है, 1 साल के लिए नेक्स्ट रूलर बनता है गियासुद्दीन तुगलक सेकेंड। क्योंकि 1 साल के लिए रहा था, तो कोई ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल के नहीं आता, कुछ भी ऐसा फेमस या ऐसा कुछ नहीं हुआ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। तो आपको याद रखना है, नेक्स्ट रूलर रहा गियासुद्दीन तुगलक सेकेंड। उसके बाद लगभग 1 साल के लिए अबू बकर शाह नेक्स्ट रूलर रहा, और ही ऑल्सो फेस चैलेंजेस टू हिज अथॉरिटी। और इस वंश का जो आखिरी शासक रहा, वो रहा नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक। तो नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक लगभग 1394 में रूलर बना था और 1412 तक इसने शासन किया था। नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक के टाइम पे ही भारत में तैमूर ने अटैक किया था, लगभग 1398 में। So Nasruddin ruled during a period of decline of Tughlaq dynasty and he also failed rebellion and external threats. इसी का खुद का मंत्री खिजर खां तैमूर को सपोर्ट करता है, जिस वजह से नसीरुद्दीन महमूद शाह तुगलक तैमूर के सामने हार जाता है और यहीं से तुगलक वंश का डिक्लाइन स्टार्ट हो जाता है। सो जैसे ही तुगलक वंश का डिक्लाइन स्टार्ट होगा, इसका मंत्री खिजर खां सत्ता पे कब्जा करके तुगलक वंश को खत्म करके भारत में
सैयद डायनेस्टी स्टार्ट करेगा। तो तुगलक वंश के बाद जो अगला वंश आएगा वो सैयद डायनेस्टी आएगा, जिसको खिजर खान, जो नसरुद्दीन महमूद शाह तुगलक का मंत्री था, स्टार्ट करेगा। क्लियर? तो यहाँ पर हमने तुगलक वंश को समझा है। तुगलक वंश का फाउंडर, यहाँ पर कैनाल सिस्टम स्टार्ट हुआ, कैनाल सिस्टम एक्सपेंड हुआ, सराय दीवाने खैरात सिस्टम स्टार्ट हुआ। उसके अलावा दीवाने बंदगान, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दीवाने बंदगान फिरोज शाह तुगलक के थ्रू स्टार्ट किया गया था। स्लेव और जितने भी बेसिकली गुलाम होते थे उनकी देखरेख के लिए। सो तुगलक डायनेस्टी तक हमने कवर किया है। नेक्स्ट क्लास में हम दिल्ली सल्तनत की सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टीज को कवर करेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। थैंक यू।